नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 11वीं की विषय हिंदी के काव्यखंड के पाठ संख्या 12 जो कि एक कविता है जिसका नाम है मातृभूमि, जिसके कवि हैं अरुण कमल। इस पाठ को हमने पिछली 2 कक्षाओं में जो कि भाग 1 और भाग 2 के रूप में हमने पढ़ लिया है। कविताओं को पढ़ा है, कविता के अर्थ को जाना है, साथ ही साथ कवि अरुण कमल के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचयों को भी जान लिया है। आज की कक्षा में हम इसी पाठ और संपूर्ण व्यक्तित्व अरुण कमल के परिचायक जीवन परिचय और साहित्य परिचय से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर को लेकर उपस्थित हैं। आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर के माध्यम से हम यह जानें कि हमने इस पाठ से संबंध में अपनी समझ कितनी विकसित की है। आपको स्क्रीन पर प्रश्न उत्तर दिखाई दे रहे होंगे। हम एक एक करके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, अरुण कमल का जन्म कब हुआ? चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है 15 फरवरी 1954। अरुण कमल का जन्म 15 फरवरी 1954 को हुआ। दूसरा प्रश्न है, अरुण कमल का जन्म स्थान कहाँ है? क्या आपको याद है? चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है नासरीगंज, जिला रोहतास, बिहार। यानी अरुण कमल बिहार के रोहतास जिला के रहने वाले थे। चलिए अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, अरुण कमल ने उच्च शिक्षा कहाँ से हासिल की? उच्च शिक्षा कहाँ से ग्रहण की है अरुण कमल ने? आपको याद होगा। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है पटना विश्वविद्यालय, पटना। अरुण कमल का जन्म भी बिहार के रोहतास जिला में हुआ है और इन्होंने शिक्षा भी पटना विश्वविद्यालय, पटना से उच्च शिक्षा हासिल की है। आइए अब हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, अरुण कमल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? किस कृति के लिए मिला है? चलिए देखते हैं। सही उत्तर है नए इलाके में। नए इलाके में कृति के लिए कविता संग्रह है जो कि इसके लिए अरुण कमल को साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1998 में मिला था। आइए अब हम 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न है, अरुण कमल किस इंटरनेट पत्रिका के लिए स्तंभ लेखन का कार्य करते हैं? किसके लिए करते हैं? आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है लिटरेट वर्ल्ड इंटरनेट पत्रिका। अरुण कमल लिटरेट वर्ल्ड इंटरनेट पत्रिका के लिए स्तंभ लेखन का कार्य करते हैं। आइए अब हम 6ठे प्रश्न की ओर चलते हैं। 6ठा प्रश्न है, अरुण कमल की कौन कौन सी कविता संग्रह प्रकाशित है? चलिए देखते हैं। उत्तर है पहला कविता संग्रह है अपनी केवल धार, दूसरा सबूत, तीसरा पुतली में संसार और चौथा नए इलाके में। अभी अभी नए इलाके में से एक प्रश्न पूछा गया था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए मिला, तो नए इलाके में के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वर्ष 1998 में। आइए अब हम 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न है, कविता और समय आलोचना पुस्तक किसकी कृति है? प्रश्न को समझिए। कविता और समय एक आलोचना पुस्तक है और इसके
कृति किसने की, यह सवाल किया जा रहा है। चलिए उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है अरुण कमल। अरुण कमल ने कविता और समय नामक एक आलोचना पुस्तक लिखी है। चलिए अब हम 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है, वर्तमान में अरुण कमल किस पत्रिका के संपादक हैं? यह तो आपको याद होगा क्योंकि यह पत्रिका भी काफ़ी प्रसिद्ध है। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है आलोचना। आलोचना नामक एक पत्रिका है जिसके वर्तमान में अरुण कमल संपादक हैं। चलिए अब हम 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न है, पटना विश्वविद्यालय में अरुण कमल किस विषय के प्रोफेसर हैं? क्या होगा सही उत्तर? चलिए देखते हैं। सही उत्तर है अंग्रेजी। यह बड़ी ही आश्चर्य की और सुखद बात है कि अरुण कमल एक अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, जबकि वे हिंदी में इतनी बेहतरीन रचनाएं करते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं। और पटना विश्वविद्यालय से ही इन्होंने हाई स्कूल की उच्च शिक्षा ग्रहण की थी और पुनः वे पटना विश्वविद्यालय में ही अंग्रेजी के प्रोफेसर बने। ये एक बहुत बड़ी बात है। चलिए अब हम 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न है, अरुण कमल ने कब लिखना प्रारंभ किया? यह हमने जीवन परिचय के माध्यम से जाना था। आइए अब हम इसका उत्तर जानते हैं। उत्तर है 20वीं सदी के 8वें दशक में। अरुण कमल 20वीं सदी के 8वें दशक में लिखना प्रारंभ किए थे। चलिए अब हम 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न है, मातृभूमि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? बच्चों, विधा से संबंधित प्रश्न इंटर की परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो मातृभूमि शीर्षक पाठ जिसे हम पढ़ रहे हैं, यह कौन सी विधा है? क्या ये नाटक है, कहानी है, आलोचना है या फिर क्या है? चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है कविता। मातृभूमि शीर्षक पाठ एक कविता है। चलिए अब हम 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न है, मातृभूमि कविता के कवि कौन हैं? बिल्कुल सही, आपने सही उत्तर गेस किया है। उत्तर है अरुण कमल। आइए अब हम 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न है, मातृभूमि कविता किस संग्रह से ली गई है? किस कविता संग्रह से ली गई है मातृभूमि कविता? ये हमने महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में जब हमने पढ़ा था तब जाना था। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है पुतली में संसार। यह सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह इंटर की परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। चलिए अब हम 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न है, अरुण कमल मातृभूमि कविता में स्वयं को कहाँ भींजने की बात करते हैं? कवि ने स्वयं को कहाँ भींजता हुआ कहा है कविता में? आपको याद होगा। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है आसमान और धरती के बीच। बच्चों, कविता की पहली पंक्ति ही है कि आज इस शाम मैं जब भींजता खड़ा हूँ आसमान और धरती के बीच। तो यहीं से यह सवाल किया गया है कि कविता में कवि स्वयं को कहाँ भींजने की बात कर रहे हैं? तो आसमान और धरती के बीच। आइए अब हम 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न है, मातृभूमि को किसने ढक दिया है? चलिए उत्तर देखते हैं।
सही उत्तर है धान के पौधों ने। कविता में कवि कहते हैं कि धान के पौधों ने तुम्हें इतना ढक दिया है कि मुझे रास्ता तक नहीं सूझता। तो मातृभूमि को किसने ढक दिया है? धान के पौधों ने। आइए अब हम 16वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न है, कवि ने अपनी गति की तुलना किससे की है? याद कीजिए। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है समुद्र से। जिस प्रकार समुद्र दौड़ता हुआ किनारे से मिलने के लिए हिलोड़े से वह आता है, ठीक वैसे ही कवि भी मेले में खोए बच्चे के समान दौड़ पड़ते हैं अपनी माँ से मिलने के लिए। तो वहाँ कवि ने अपनी गति की तुलना समुद्र की हिलोरों की गति से किया है। आइए अब हम 17वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न है, कवि ने मजदूरों के लिए किसकी उपमा दी है? चलिए देखते हैं। उत्तर है बारिश को मिट्टी के ढेली की तरह सोखना। याद कीजिए, कवि ने एक पंक्ति के माध्यम से बताया था कि वे मजदूर जो सोख रहे हैं बारिश मिट्टी के ढेले की तरह। कवि ने यहाँ उपमा बारिश के मिट्टी के ढेले की तरह जो सोखना होता है बारिश को, वैसे ही मजदूर भी बारिश को सोख जाते हैं, इसकी यह उपमा दी थी। वहीं से यह सवाल पूछा गया था। आइए अब हम 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न है, नवोढ़ा शब्द का अर्थ क्या है? यह कविता में आया था। घर के आंगन में वो नवोढ़ा भींगती नाचती। शब्द निधि के माध्यम से भी हमने इसके अर्थ को जाना था, आपको याद आ रहा होगा। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है नई नवेली दुल्हन। नई नवेली दुल्हन को नवोढ़ा कहा जाता है। आइए अब हम 19वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न है, कविता मातृभूमि में किस सांड की चर्चा की गई है? याद कीजिए, बार बार कविता की पंक्ति, महत्वपूर्ण बिंदु और शब्द निधि के माध्यम से हमने इस पर चर्चा बहुत कर ली है। बिल्कुल सही, आपका उत्तर सही है। उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता के सांड की चर्चा कविता मातृभूमि में की गई है। आइए अब हम 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न है, कवि वर्तमान समय में किस वस्तु के दुर्लभ होने की बात करते हैं? किस वस्तु के दुर्लभ होने की बात करते हैं? आपको स्मरण होगा। चलिए हम उत्तर ढूंढते हैं। क्या होगा उत्तर, सोचते हैं। उत्तर है मुट्ठी भर अनाज की। कविता की पंक्ति में भी आया है कि आज जब भीख में मुट्ठी भर अनाज भी दुर्लभ है। इन्हीं पंक्तियों से यह सवाल बनाया गया है कि कवि वर्तमान समय में किस वस्तु के दुर्लभ होने की बात करते हैं। तो उत्तर होगा मुट्ठी भर अनाज की। चलिए अब हम 21वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वां प्रश्न है, कवि कई दिनों से भूखे प्यासे किसे ढूंढ रहे थे? चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है अपनी माँ मातृभूमि को। कवि कई दिनों से भूखे प्यासे अपनी माँ मातृभूमि को ढूंढ रहे थे। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 22वां प्रश्न है, पाठ के अनुसार यतीम, अनाथ और बंधुआ बच्चे कहाँ के हैं? बच्चों, इस सवाल में एक शब्द जुड़ा हुआ है आगे में,
आप देख रहे होंगे पाठ के अनुसार। पाठ के अनुसार इसलिए सवाल में दिया गया है कि यह सवाल बंधा रहे। इसका उत्तर इसी पाठ के केंद्र में रखकर दिया जाए, क्योंकि जैसे ही हम पाठ के अनुसार शब्द को हटा देंगे तो सवाल रह जाएगा यतीम, अनाथ और बंधुआ बच्चे कहाँ के हैं। क्या इसकी कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है? कहाँ ऐसा जगह है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन सा ऐसा भूभाग है जहाँ आपको यतीम, अनाथ या फिर बंधुआ बच्चे नहीं दिखेंगे? यह एक वैश्विक पटल की बात की गई है, इसलिए यहाँ पाठ के अनुसार दिया गया है, क्योंकि कवि ने किसी खास क्षेत्र की चर्चा अपनी कविता के माध्यम से किया है। लेकिन इसके प्रभाव को, अगर इसके प्रभाव जो है वह ध्वनित और व्यंजित बहुत दूर तक करता है। यह किसी देश, काल, सीमा तक नहीं बंधा हुआ है। यह समस्या वैश्विक पटल की समस्या है, लेकिन हमें प्रश्न के अनुसार ही उत्तर देना चाहिए। और प्रश्न अगर पूछा जा रहा है कि पाठ के अनुसार यतीम, अनाथ और बंधुआ बच्चे कहाँ के हैं, तो हम आइए इसका उत्तर भी पाठ के अनुसार ही देते हैं। उत्तर है काला हांडी आंध्र के किसानों के तथा पलामू के पट्टन नरौदा पटिया के बच्चे। चूँकि कविता में कवि कहते हैं कि सिर टेके सो रहे माँ, ये बच्चे काला हांडी के, ये आंध्र के किसानों के बच्चे, ये पलामू के पट्टन नरौदा पटिया के, ये यतीम, ये अनाथ, ये बंधुआ, इनके माथे पर हाथ फेर दो माँ। तो बच्चों, ये बच्चे जो पूछे जा रहे हैं, यतीम, अनाथ और बंधुआ, इन बच्चों के क्षेत्र को कविता में कवि ने काला हांडी आंध्र के किसानों के बच्चे तथा पलामू के पट्टन नरौदा के पटिया के बच्चों के रूप में रखा है। आइए अब हम 23वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 23वां प्रश्न है, सारे बच्चे किसकी प्रतीक्षा में और कहाँ खड़े हैं? यह सोचने की बात है कि ये बच्चे कहाँ खड़े हैं और किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है माँ की प्रतीक्षा में रसोई की चौखट पर। बच्चों, ये आम दिनचर्या की भी बात है कि बच्चे अपनी माँ से कुछ खाने की जब गुजारिश करते हैं तो वो रसोई के सामने खड़े रहते हैं और माँ उन्हें खिलाती हैं। ये बच्चे भी खड़े हैं, लेकिन इन बच्चों को मातृभूमि की समान अन्न नहीं मिलता। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से रखा है कि ये वहीं के हैं, वहीं के घर से निकाले ये बच्चे तुम्हारी देहरी पर। माँ, ये सारे बच्चे रसोई की चौखट पर कब से खड़े हैं माँ। तो यहाँ पर रसोई की चौखट पर ये सारे बच्चे अपनी माँ की प्रतीक्षा में खड़े हैं। आइए अब हम 24वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तुम किसकी माँ हो मेरी मातृभूमि? यह सवाल कवि ने किससे किया है? हमने इस पर चर्चा भी की थी कि यह सवाल किस पर किया गया था? समाज और व्यवस्था पर। आइए उत्तर देखते हैं, क्या यह उत्तर सही है? जी हाँ, बिल्कुल उत्तर सही है। समाज और व्यवस्था से यह सवाल किया गया है कि तुम किसकी हो माँ, मेरी मातृभूमि। कवि कहते हैं कि माँ, तुम किस समाज की माँ हो, किस व्यवस्था की माँ हो। समाज और व्यवस्था से यह सवाल किया गया है कि माँ बट नहीं सकती, तो क्या जिन्हें अभाव है, जिनके जीवन में जो अभावग्रस्त हैं, वंचित हैं, क्या तुम उनकी माँ नहीं हो? ये इस मातृभूमि से सवाल किया गया है।
और मातृभूमि पर रहने वाला कौन है? यह हमारा समाज और समाज की बनाई हुई व्यवस्था। इसलिए कवि ने यह सवाल समाज और व्यवस्था से किया है कि तुम किसकी माँ हो मेरी मातृभूमि, आज तुम्हें यह बताना होगा। आइए अब हम 25वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 25वां प्रश्न है, धरती का रंग किस किस प्रकार का हो जाता है? चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है पहले हरा, फिर सुनहला और बाद में धूसर। पहले हरा हो जाता है, पंक्ति में आई भी है पंक्ति कि धरती का रंग हरा होता है, फिर सुनहला, फिर धूसर। चलिए अब हम 26वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 26वां प्रश्न है, कवि ने बच्चों के भीगे केश को मातृभूमि के श्यामल हाथों से संवारने की बात क्यों कहा है? चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है भूख, गरीबी और अभाव से मुक्ति हेतु। बच्चों, कविता की पंक्ति में कवि कहते हैं, ये यतीम, ये अनाथ, ये बंधुआ, इनके माथे पर हाथ फेर दो माँ, इनके भीगे केस संवार दो अपने श्यामल हाथों से, तुम किसकी माँ हो मेरी मातृभूमि। वे कहते हैं, हे मातृभूमि, तुम इन बच्चों के भी भीगे केस को संवार दो, अर्थात तुम इनके जीवन में भी अपनी वत्सलता, अन्नपूर्णा, अपने स्नेह की बारिश कर दो, इनके जीवन से भूख, गरीबी और अभाव को मुक्त कर दो। तो कवि यहाँ श्यामल हाथों से संवारने की जब बात करते हैं तो कहने का तात्पर्य है भूख, गरीबी और अभाव से इन बच्चों को मुक्त करना। चलिए अब हम 27वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 27वां प्रश्न है, काला हांडी कहाँ है? यह सवाल निश्चित ही पूछा जाना चाहिए था। जब काला हांडी की चर्चा कविता की पंक्ति, महत्वपूर्ण बिंदुओं में, भावार्थ में आया है तो निश्चित ही तौर पर यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल सही, आपने उत्तर भी सही दिया है। सही उत्तर है उड़ीसा का एक क्षेत्र। आइए उत्तर देखते हैं। उड़ीसा का एक क्षेत्र जहाँ की जमीन ऊसर है। चलिए अब हम 28वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 28वां प्रश्न है, बंधुआ किसे कहते हैं? चलिए उत्तर देखते हैं। जो मामूली कर्ज के बदले में पराधीन बेगारी की जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त हो, इसे बंधुआ कहते हैं। कविता में बंधुआ बच्चों का जिक्र हुआ है। चलिए अब हम 29वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 29वां प्रश्न है, मातृभूमि नाम से किस कवि की अन्य एक प्रसिद्ध कविता है? बच्चों, मातृभूमि नाम से केवल अरुण कमल की ही कविता नहीं है, एक अन्य कवि भी है जिनकी एक बेहद प्रसिद्ध कविता है मातृभूमि। आपको इसका भी उत्तर आना चाहिए। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है जिसका नाम है मातृभूमि और यह भी एक कविता है। आइए अब हम 30वें और आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा और आखिरी प्रश्न है, धार कविता के कवि कौन हैं? बच्चों, इसके उत्तर को जानने से पहले धार कविता की कुछ पंक्तियों को मैं बताती हूँ। यह कविता काफ़ी प्रसिद्ध है और आपके पाठ्य पुस्तक में कविता के आसपास भी दी हुई है। कविता की पंक्ति है, कौन बचा है जिसके आगे इन हाथों को नहीं पसारा, यह अनाज जो बदल रक्त में टहल रहा है तन के कोने कोने, यह कमीज जो ढाल बनी है बारिश सर्दी लू में, सब उधार का मांगा चाहा,
नमक तेल हींग हल्दी तक सब कर्जे का, यह शरीर भी उनका बंधक। अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। धार के कवि कौन हैं? चलिए उत्तर देखते हैं। हमने हालांकि जीवन परिचय में जाना था, बिल्कुल सही, अरुण कमल। जीवन परिचय पढ़ने के क्रम में हमने अरुण कमल की इन पंक्तियों का एक छोटा सा कोट भी किया था कि अपना क्या है इस जीवन में सबका लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। तो धार के कवि भी अरुण कमल कहे जाते हैं। यह कविता और यह पंक्ति काफ़ी प्रसिद्ध हुई साहित्य जगत में। तो बच्चों, हमने संपूर्ण कविता का पाठ, वाचन, अर्थ, महत्वपूर्ण बिंदु, साथ ही साथ शब्द निधि और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी जान लिया है। अब हमारी समझ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कविता के संबंध में हमारी समझ पूर्णतः विकसित हो चुकी है, हम समझ चुके हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।